नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो है मैंने इसी का जो है पहला पार्ट बनाया था, उसमें 15 प्रश्न जो है लिए थे। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने जो है 2 पार्ट में इसको जो है बनाने का सोचा। और फिर ये जो है उसका जो कल मेरा वीडियो अपलोड हुआ था उसका जो है ये अगला पार्ट है। यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मतलब इस वीडियो का जो है पहला प्रश्न है ना। कल जो 15 प्रश्न हुआ था उससे आगे 16वां प्रश्न, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि। विकल्प है देखिए, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। दूसरा, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। चौथा, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो समावेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है, शिक्षा में समावेशन, मतलब इसको शिक्षा में समावेशन को ही क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, है ना। तो जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है कि बच्चे चाहे किसी भी पृष्ठभूमि के हो, बच्चे के चाहे आवश्यकता जो कुछ भी आवश्यकता हो, है ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विभिन्नताओं वाले बच्चे को एक साथ, है ना, एक साथ नॉर्मल जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा दिया जाए और उनको जो है शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये जो है शिक्षा में समावेशन का मेन उद्देश्य था। तो देखिए, अगर विकल्प पहला को देखते हैं कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, मतलब जो बच्चे ज़्यादा काबिल रहेंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा, जो बच्चे नहीं जानेंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये जो है नहीं है। ठीक है। दूसरा, छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखिए स्कूल की जो मांग है उसके हिसाब से छात्र समायोजन कर रहा है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ये करेक्ट है ना। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें जो है चाहे बच्चों में विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए, ये जो है समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा है। ठीक है। हाँ, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को जो है एक नॉर्मल स्कूल में, सामान्य स्कूल में एक साथ जो है पढ़ाना हमारा समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ठीक है। तो शिक्षा में समावेशन का उद्देश्य देखिए यहाँ पे विकल्प तीसरा जो है करेक्ट होगा। अगर चौथा विकल्प को देखते हैं कि विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये जो है शिक्षा में समावेशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है। देखिए, लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है, लिखा है। पहला, गतिमान दिव्यांगता। दूसरा, श्रवण बाधिता। तीसरा, गूढ़ज वैफल्य। चौथा, पठन वैफल्य। देखिए, तो लिखने और पढ़ने में चुनौती का कारण कौन सा बनता है, तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौथा, पठन वैफल्य। इसी को ही क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा जो दिया है उसको गूढ़ज वैफल्य बुक को क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, है ना। जो गणित से संबंधित जो दिक्कतें होती है बच्चों को, वो जो है तीसरा में आता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए श्रवण बाधितता, है ना, जिसको सुनने में परेशानी हो। पहला दिया है गतिमान दिव्यांगता, मतलब जिसको चलने फिरने मांसपेशियों में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। तो ये जो है इसलिए इसमें चूँकि लिखा है कि लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती, तो इसमें किसके कारण होता है, डिसलेक्सिया के कारण होता है। डिसलेक्सिया का ही हिंदी क्या होता है, पठन वैफल्य होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक को टच करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा बोला है। ठीक है। पहला, लचीला पाठ्यक्रम। तो देखिए, लचीला पाठ्यक्रम बाधा उत्पन्न करेगा क्या, नहीं करेगा। दूसरा, गैर प्रासंगिक सामग्री। ठीक है।
तीसरा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये तो क्या होगा, बच्चे लोगों को बाधा उत्पन्न करेगा नहीं, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र है वो कैसा है, बच्चे के अनुरूप है, शिक्षार्थी केंद्रित है ना, बाल केंद्रित है। तो ऐसा शिक्षा शास्त्र जो बाल केंद्रित हो, बच्चे के अनुसार हो, वो जो है सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों के अनुरूप जो है शिक्षा शास्त्र बना है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन जो है सारे पहलुओं को शामिल करता है, इसलिए ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अब देखिए इसमें दूसरा दिया है गैर प्रासंगिक सामग्री, मतलब कि जो बच्चे के संदर्भ से रिलेटेड नहीं है ना, जिस जो है अलग चीज़ है ना, जो प्रासंगिक नहीं है, बच्चे के संदर्भ से नहीं है, बच्चे के अनुभव से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वो जो है बाधा उत्पन्न करेगा ही, है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, गैर प्रासंगिक सामग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैर प्रासंगिक सामग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है ना। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। देखिए अगर शिक्षक के द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीति अपनाई जाती है तो किन बच्चों के समावेशन में हमको मदद मिलेगी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, नंबर देखिए, वाक्य बाधित वाले छात्र, दृष्टि बाधित वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। अब देखिए विकल्प दिया है, पहला दिया है कि वाक्य बाधित वाले छात्र, दूसरा में दूसरा और तीसरा दोनों को शामिल किया है, तीसरा में पहला दूसरा चौथा, और चौथा में पहला दूसरा तीसरा और चौथा है। तो देखिए अगर हम देखें कि अगर शिक्षक जो है विविध शैक्षणिक रणनीति अपनाए, अलग अलग प्रकार की जो है शैक्षणिक रणनीति बनाए, तो वो जो है इन सारे जो बाधित छात्र हैं, चाहे वो वाक्य बाधित वाले छात्र हो, चाहे दृष्टि बाधित वाले छात्र हो, चाहे प्रतिभाशाली छात्र हो, चाहे सृजनात्मक छात्र हो, इन चारों ही छात्रों को क्या करेगा, समावेशन में मदद करेगा। क्योंकि शिक्षकों द्वारा क्या की जा रही है कि शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियाँ बनाई जा रही है ना, मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रकार की शैक्षणिक रणनीतियाँ अगर बनाई जा रही है तो जो है सारे बच्चों को समावेशन में मदद करेगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। देखिए है ना, अब देखिए इसमें दिया है कि एक जो है ऐसे बच्चे का जो दिव्यांगता का प्रकार दिया है कि बच्चे को क्या समस्या है। अब देखिए उसका समावेशन हेतु रणनीति क्या हो सकती है, सामने दिया है, ठीक है। तो इसमें हमको छांटना है कि कौन सा जो है सही युग्म है। देखिए पहला लेखन वैफल्य, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, है ना। तो देखिए अगर लेखन वैफल्य वाले बच्चे हैं तो उसके लिए क्या रणनीति करने चाहिए जो उसके समावेशन में मदद करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना, है ना, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर। दूसरा दिया है देखिए पठन वैफल्य, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। तीसरा गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। चौथा दृष्टिबाधित, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। तो देखिए अगर अब हम लोग इन चारों विकल्पों को समझते हैं। देखिए लेखन वैफल्य दिया है, मतलब क्या, डिस्ग्राफिया, जो बच्चे डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है ना, जिसको बच्चे को लिखने में समस्या है, तो क्या उन बच्चों को बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लिखने के लिए देंगे, लिखने के लिए अनिवार्य करेंगे, तो उनका जो लेखन संबंधित जो तकलीफ है, परेशानी है, वो सुधर सकता है, नहीं सुधरेगा, है ना। इसमें तो उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि है ना बिना रेखा वाली कार्य पुस्तिका है, मतलब कॉपी कैसी है कि बिना रेखा वाली है। तो एक तो बच्चे को पहले से लिखने में समस्या है, यदि हम उसको बिना रेखा वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य कर देंगे तब क्या होगा, बच्चा और जो है तकलीफ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो है इसलिए ये जो है सही युग्म नहीं है ना। दूसरा देखते हैं पठन वैफल्य, मतलब जिस बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है ना, डिस्लेक्सिया बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना, तो इसमें भी दिक्कत होगा, है ना। क्यों, जिस बच्चे को पढ़ने में ही समस्या आ रही है
ठीक है। अगर उसको और मिक्स कर दे, अक्षरों को उसको छोटे बड़े दोनों मिक्स कर दे, तो उसको पढ़ने में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये भी विकल्प सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, गतिमान दिव्यांगता, मतलब जिसको चलने फिरने में समस्या है, उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। तो ये करेक्ट है ना। जिनको चलने फिरने में समस्या होगी उनके लिए क्या करें, ग्राउंड में ही मतलब फ्लोर में नहीं करके उनका कक्षा कहाँ पे होना चाहिए, है ना, ग्राउंड में ही होना चाहिए, भूतल पे भी, मतलब फर्स्ट फ्लोर मतलब एक जैसे कि छत रहता है ना, है ना, छत के सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा तो बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए उनको क्या होना चाहिए, भूतल पर कक्षा लगाना चाहिए, जिससे बच्चे को आने जाने में समस्या नहीं होगी। तो ये जो है सही युग्म है, ठीक है। चौथा, दृश्यबाधित, संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, ठीक है। अब जिस बच्चे को कम दिखाई देता है या दिखाई ही नहीं देता है ना, देखिए दृष्टिबाधित में दोनों आते हैं, एक तो कम दिखाई देना या दिखाई नहीं देना। तो अब उन बच्चों के लिए यदि हम लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे, इशारों में बताएंगे, ठीक है, तो वो बच्चा जब इशारा को, वो जो है हमारी संकेतों को देख ही नहीं पाएगा तो बच्चा कैसे समझेगा, है ना। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, श्रवण बाधित बच्चे के लिए करते हैं। तो ये युग्म भी गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारा कौन सा सही युग्म हुआ था, तीसरा जो है सही युग्म है, ठीक है, जो बच्चे के समावेशन में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है। देखिए, पहला वेधन और अभ्यास, दूसरा बिना समझे कॉपी करना, तीसरा साथियों के साथ चर्चा करना, चौथा निष्क्रिय रूप से सुनना। तो देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वेधन और अभ्यास मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस, है ना। तो विद्यार्थी की सोच को सुसाध्य करता है, मतलब विद्यार्थी की जो सोच है उसको विकसित करता है ना, उसमें जो है सोच में उसका विकास होता है ना। तो ड्रिल और प्रैक्टिस इससे तो होगा नहीं, है ना। बिना समझे कॉपी करना, बिना समझे कॉपी करने से सोच का, है ना, सोच में वृद्धि कैसे होगी या सोच का विकास कैसे होगा, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। साथियों के साथ चर्चा करना, हाँ, तो देखिए जब बच्चे जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, उनके सोचने समझने की क्षमता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होते जाएगी। तो ये जो है करेक्ट है। निष्क्रिय रूप से सुनना, तो देखिए निष्क्रिय रूप से लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। निष्क्रिय रूप से सुनने से जो है विद्यार्थी के सोचने समझने की क्षमता जो है में वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, साथियों के साथ चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे स्थितियाँ, खाली स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक खाली स्थान श्रोता होते हैं। देखिए, पहला टालना निष्क्रिय, दूसरा पैदा करना निष्क्रिय, तीसरा निषेध करना सक्रिय, चौथा सुदृढ़ करना आज्ञाधीन, ठीक है। तो अगर हम इन विकल्पों को देखें तो ऐसी परिस्थितियाँ खाली स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक खाली स्थान श्रोता होते हैं। तो देखिए अगर विकल्प पहला को देखें कि ऐसी स्थितियाँ टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय होते हैं, तो ये करेक्ट है, ठीक है। कि जब बच्चा सुन ही नहीं रहा है, निष्क्रिय है, तो वैसी स्थितियों को हमको क्या करना है, टालना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बजाय कुछ ऐसा गतिविधि करे, ऐसा एक्टिविटी करे जिसमें बच्चा या श्रोता जो है उसको सक्रिय रूप से भाग ले। तो देखिए अगर इसको विकल्प एक को देखते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पैदा करना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होता है, ये पैदा करना, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। कि पैदा करेंगे जहाँ बच्चे निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं तो वैसे स्थिति पैदा ही क्यों करेंगे जिसमें बच्चे निष्क्रिय हों, तो ये गलत हो जाएगा। निषेध करना, है ना, जहाँ सक्रिय। अब देखिए, अब अगर इस विकल्प को देखें तीसरा को, कि अगर छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता होते हैं, तो बच्चे जब सक्रिय श्रोता होते हैं तो वैसी स्थितियों को तो क्या करना चाहिए, हमको प्रमोट करना चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए, है ना। वैसी स्थितियों को हमको प्रमोट करना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए सुदृढ़ करना और आज्ञाधीन, है ना, तो आज्ञाधीन मतलब बच्चे जो बोल रहे हैं वो उसी को करे, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होना है कि ऐसी स्थितियाँ टालना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए कौन सा कथन सही है उसको देखते जाते हैं। पहला, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से
अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो देखिए करेक्ट, हम कथन को यहीं से सही गलत करते जाते हैं कि देखिए छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो देखिए जब अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं मतलब जो बच्चे के संदर्भ से ही रिलेटेड नहीं है, बच्चे के अनुभव से रिलेटेड नहीं है, अप्रासंगिक है, जिसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, बच्चे के लिए, है ना। तो ऐसी गतिविधि में भाग लेके बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, तो ये तो गलत ही है ना। अप्रासंगिक गतिविधि में भाग लेके बच्चे सबसे अच्छा नहीं सीख सकते। सबसे अच्छा कब सीख सकते हैं, जब वे, है ना, अपने संदर्भ में प्रासंगिक गतिविधियों में भाग ले, ना कि अप्रासंगिक गतिविधियों में, ठीक है। तो देखिए पहला विकल्प गलत होगा। दूसरा, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। तो देखिए ये सही है, ठीक है, ये जो है कथन सही है। लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं, ये लेकिन करेक्ट कथन है कि सार्थक गतिविधि में जब बच्चे के लिए सार्थक होगा, है ना, बच्चे के अनुभव से जुड़ा रहेगा, प्रासंगिक रहेगा, तो वैसे गतिविधियों में भाग लेने से बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, ठीक है। अगर तीसरा विकल्प को देखिए, छात्र सबसे कम सीखते हैं जब, सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो देखिए ये जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। जब बच्चे प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेंगे, बच्चे अपने संदर्भ से रिलेटेड करके गतिविधियों में भाग लेंगे, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा सीखेंगे, सबसे कम तो सीखेंगे नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प को देखते हैं कि देखिए विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो देखिए सार्थक गतिविधि में भाग लेने से कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे अन्य हो, है ना, वे ज़्यादा ही सीखेंगे। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे कम सीखते हैं लिखा है। तो देखिए हमारा विकल्प जो दो जो है करेक्ट हो जाएगा, चूँकि पहला विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प गलत ही है, और देखिए दूसरा विकल्प एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश, देखिए निर्देश जब हम लोग तैयार करते रहते हैं शिक्षक होके, तो उसको क्या सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, उसके निर्देश, है ना, कि शिक्षक का जो निर्देश है वो कैसा रहना चाहिए, है ना। निर्देश तैयार कर रहे हैं तो शिक्षक को किस प्रकार से निर्देश देना चाहिए, ठीक है, क्या उसके लिए शिक्षक को सावधानी करनी चाहिए। पहला, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करे। दूसरा, पाठ की सुविधा न दे। तीसरा, अधिगम को मध्यस्थ न करे। चौथा, सीखने के हस्तांतरण में मददगार ना हो। तो देखिए निर्देश जब तैयार कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो हमको क्या करना चाहिए कि ऐसा निर्देश देना चाहिए कि छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करे। ये एकदम करेक्ट है। पाठ की सुविधा न दे, मतलब बच्चे को पाठ मतलब इसके फोल्डिंग है ना, तो बच्चों को जो है सुविधा न दे, पाठ की सुविधा न दे, मतलब बच्चे को मदद ना करे, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, कि बच्चे को जब थोड़ा बहुत मदद करेंगे तब तो बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तीसरा, अधिगम को मध्यस्थ न करे, है ना, तो ये भी गलत है ना, कि अधिगम को सीखने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसमें हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। चौथा, सीखने के हस्तांतरण में मददगार ना हो, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा निर्देश देना चाहिए क्या कि जो सीखने के में ही मददगार ना हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना हो लिखा है इसलिए। तो देखिए हमको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। देखिए अधिगम के जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, मतलब कि ऐसे शिक्षाविद जो ये मानते हैं कि बच्चे सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे शिक्षाविद किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। पहला, व्यवहार का अनुकूलन करना। दूसरा, खोजी अधिगम। तीसरा, पाठ प्रदान करना। चौथा, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। तो देखिए अगर इसको आप क्वेश्चन को समझे होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोगों को आ गया होगा कि देखिए व्यवहार का अनुकूलन करना। दूसरा, खोजी अधिगम। तो देखिए खोजी अधिगम मतलब सामाजिक क्रिया के द्वारा इसमें सीखना हो रहा है ना, बच्चे खुद को इन्वॉल्व करके रचनात्मक तरीके से सीखते हैं खोजी अधिगम में, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट है। पाठ प्रदान करना, तो ये भी सामाजिक जो है दृष्टिकोण से सही है कि बच्चे को क्या है, बड़ों के द्वारा कुछ मदद करना, है ना, सीखने में कुछ मदद करना। इसके फोल्डिंग, पाठ मतलब होता है इसके फोल्डिंग। आप लोग ज़्यादातर अंग्रेजी वर्ड सुने होंगे, तो पाठ मतलब इसके फोल्डिंग, ठीक है। तो जो बड़े जो है बच्चों को सीखने में थोड़ा बहुत मदद करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, ठीक है। चौथा,
सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक साधनों के प्रयोग के द्वारा बच्चे जब सीखते हैं तो ये भी, इसको भी शिक्षाविदों के द्वारा जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को मानते हैं वो समर्थन देंगे। क्या को समर्थन नहीं देंगे? व्यवहार का अनुकूलन करना, मतलब किसी के व्यवहार को हूबहू उसी प्रकार से जो है अपनाना, इसको जो है क्या करते हैं, इसको बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। अगला देखिए 16, छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। देखिए क्या बोला है, समस्या समाधान कौशल, कि बच्चे किसी समस्या को कितने अच्छे तरीके से समाधान कर पाते हैं, उसके इस कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होगी। देखिए पहला, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को सही लग रहा है। दूसरा, रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दे। तो देखिए रटना और याद करना ये तो कहीं पे भी सही नहीं है। ठीक है, जहाँ पे रटना आ रहा है वो जो है गलत ही है। ठीक है, तो देखिए दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा को देखिए, छात्रों की बोर्ड पर लिखी जानकारी की नकल करने का निर्देश दे। तो यहाँ पे भी नकल आ गया। ठीक है, चौथा देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के विषय वस्तु पढ़ाए। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अच्छे अंक प्राप्त करना यहाँ पे हमारा उद्देश्य नहीं होता है ना। किसी भी जो पाठ्यचर्या हो, पाठ्यक्रम हो, उसका उद्देश्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है कि बच्चे में समझ, है ना, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अनुप्रयोग करने की क्षमता विकसित हो, बच्चा समझ के साथ पढ़े, है ना, समझ के साथ ज्ञान को अपन सीखे, है ना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर यदि हम लोग देखें कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाएं जिसमें बच्चे अपने ज्ञान का उपयोग कर पाए, है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर पहला हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाएं जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, जिसमें बच्चे के ज्ञान का उपयोग बच्चा स्वयं कर पाए। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए। पहला, उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। तीसरा, भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। चौथा, उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। तो देखिए यदि बच्चों को भ्रांति है ना, कोई चीज़ को समझने में दिक्कत आ रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह निपटना चाहिए। ठीक है, अगर पहला देखते हैं कि उन भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए पहचान करेंगे और उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। तो ये करेक्ट है कि जो बच्चे को जो संदेह है, भ्रांति है, उसके उत्तर खोजने के लिए बच्चे को अवसर हम प्रदान कर सकते हैं, है ना। मतलब उसको समझने के लिए, सीखने के लिए बच्चों को हम अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। तीसरा देखते हैं कि भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो देखिए दंड कहीं पे भी जो है सही नहीं है। चौथा, उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कि बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास जो उसके भ्रांति को दूर कर पाए, उसको सीधा सीधा उनके पास भेज देना चाहिए कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं जान पाओगे, है ना, तुम ट्यूशन कर लो। तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा, सीधे उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है। देखिए पहला आवश्यक, दूसरा हानिकारक, तीसरा का कोई संबंध नहीं, चौथा महत्वपूर्ण। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो शर्मिंदगी होती है वो क्या होती है, तो सीखने की प्रक्रिया में शर्मिंदगी करेक्ट आंसर हानिकारक होगी, है ना। कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है किसी चीज़ के लिए, मतलब वो जो है उसकी सीखने की प्रक्रिया में वो क्या है, बाधा उत्पन्न करेगी, है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या होती है, हानिकारक होती है ना। आवश्यक नहीं होती है, ना महत्वपूर्ण होती है, ना, है ना, संबंध नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, संबंध होता है ना। लेकिन कैसा संबंध होता है, निगेटिव संबंध होता है। यदि किसी बच्चे में ज़्यादा शर्मिंदगी की भाव है तो उस बच्चे को सीखने में कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। देखिए, है ना, जो NEP 2020 आया है उसमें प्रस्तावित बदलाव क्या है। पहला, मानकीकरण से लचीलापन। दूसरा, रचनात्मक मूल्यांकन से
योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। चौथा, बहुविषयकता से कठोरता। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है कि देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की ओर जाना, ऐसा बदलाव आया है क्या? नहीं आया है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा प्रभावशाली है सीखने में, है ना बच्चों को, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम जो है बच्चे के संदर्भ में ज़्यादा जान सकते हैं, ना कि तुलना में समेटिव के। तो ये बदलाव नहीं आया है कि जो है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, करेक्ट आंसर है ना, नहीं है ये। देखिए, तीसरा, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। मतलब देखिए, परीक्षा के लिए सीखना है ना, परीक्षा के लिए सीखना नहीं है ना, हमको समझ के लिए क्या करना है, पूरी जो प्रक्रिया है वो समझ के लिए है ना, परीक्षाओं के लिए नहीं है। ठीक है। चौथा, विषय बहुविषयकता से कठोरता। तो देखिए, कठोरता, बहुविषयकता से कठोरता, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। क्या है कि मानकीकरण से लचीलापन। हमारा जो शिक्षा नीति में ये बदलाव आया है कि जो हम मानकीकरण है ना, स्टैंडर्ड जो पाठ्यक्रम है, ये जो है उसमें हम क्या किए हैं, उसमें लचीलापन लाने का प्रस्ताव NEP 2020 में प्रस्तावित है ना। सीखने में लचीलापन बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम में लचीलापन बोल सकते हैं। ठीक है, जो सीखने सिखाने के तरीके है ना, उसमें विविधता। तो ये जो है करेक्ट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम को खाली स्थान के बजाय खाली स्थान की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। देखिए, पहला, प्रतियोगिता। ठीक है, अगर आप विकल्प को रख के देखें कि अधिगम को प्रतियोगिता के बजाय अनुकृति की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, तो ये सही नहीं है ना। दूसरा, अनुकृति प्रतियोगिता, अनुकृति के बजाय प्रतियोगिता की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, ये भी सही नहीं है ना। देखिए, जो प्रतियोगिता है वो सही ही नहीं है। तीसरा, रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, है ना। तो ये करेक्ट होगा। हम लोग जहाँ तक जितना पेडागोजी का क्वेश्चन करते रहते हैं उसमें यही चीज़ है कि रटने को जो है डिमोटिवेट करना है, रटाना नहीं है, बच्चों को क्या करना है, समझाना है। बाल विकास में भी ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे, रटना, अगर रट के कोई जाएगा तो बाल विकास का क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, अगर समझ के जाएगा तो बहुत हद तक सही कर पाएगा, है ना। तो अधिगम को रटने के बजाय किसकी ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। चौथा तो गलत ही है ना, समझने के बजाय रटने की ओर, है ना। तो तीसरा विकल्प सही होगा कि रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब सीखना जो है हमारे समझने को ज़्यादा प्रोत्साहित करे, ना कि रटने को। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।